देखिए अब क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि आपको ये जो है अ लिस्ट ऑफ गैसेस इज शोन। रिमेंबर गैसेस का वर्ड है, तो ये बातें इस तरह की ना आप लोग हाईलाइट भी किया करें कि ही इज टॉकिंग अबाउट गैसेस, नॉट लिक्विड्स, नॉट सॉलिड्स। आपको ये पता है कि अमोनिया एक गैस है जिसका फॉर्मूला NH3 होता है। हीलियम एक ग्रुप 8 का मोनो एटॉमिक गैस है। हाइड्रोजन इज अ डायटोमिक गैस। कार्बन डाइऑक्साइड इज CO2। कार्बन मोनोऑक्साइड इज CO। क्लोरीन Cl2। मीथेन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। प्रोपीन सल्फर डाइऑक्साइड। तो मैं अगर आपको इनको वैसे ही, चूंकि पूरा पूरा हम ईयरली डिस्कस कर रहे हैं, तो मैं जरा आपको अगर इनके फॉर्मूलाज भी लिख दूं तो अमोनिया गैस का फॉर्मूला होता है NH3। फिर आपको पता है कि हीलियम एक मोनो एटॉमिक गैस है He। हाइड्रोजन इज एक डायटोमिक गैस है H2 गैस। कार्बन डाइऑक्साइड इज CO2 गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड इज बेसिकली CO गैस। एंड क्लोरीन इज बेसिकली Cl2। ये सब चूंकि गैसेस हैं वो तो इसने इधर ऊपर बता दिया, तो हम ऐसे आदतन हर गैस के साथ स्टेट सिंबल में गैस लिख। मीथेन आपको पता है एक CH4 गैस है। तो देखिए अब ये जैसे मैं मीनवाइल आई एम राइटिंग दीज फॉर्मूलाज, तो अगर आपको इस सवाल में प्रॉब्लम है तो आप इनके फॉर्मूलाज यहाँ से खुद भी जो है वो रिकॉल साथ साथ कर सकते हो। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज NO2। प्रोपीन एक ऑर्गेनिक गैस है C3H6 क्योंकि प्रोपीन है। एंड सल्फर डाइऑक्साइड इज SO2। तो देखिए दीज आर द गैसेस जिनका जिक्र वो कर रहा है। सवाल ये था, लेट्स गेट टू द क्वेश्चन नाउ। कहता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस अबाउट दीज गैसेस। बच्चों कहता है ईच गैस मे बी यूज्ड वंस, मे बी यूज्ड वंस, मोर देन वंस और नॉट एट ऑल। इस बात का मतलब ये होता है, अब आपने प्रीवियस ईयरलीज भी देखी हैं, इस सवाल में ये जुमला जो कह रहा है वो ये कहना चाहता है कि देखिए इन सारों में से क्या पता एक से ज्यादा क्वेश्चंस के इनमें से ज्यादा आंसर्स हों। यानी एक आंसर माइट रिपीट वंस और मोर देन वंस और नॉट एट ऑल। तो जरूरी नहीं है कि हर गैस आपके जवाब में आए। खैर अब इसमें कुछ डायरेक्ट नॉलेज पॉइंट्स जो आपको स्ट्रेट अवे याद होते हैं उसको मैं जरा आपको अपडेट्स भी इसमें देता जाऊंगा। तो आपने सबसे पहले वो कहता है कि स्टेट, अब इन सारों में से यू हैव टू पिक अप वन गैस, स्टेट वन गैस which reduces iron 3 oxide in the blast furnace। देखो बच्चों आप सबको ये ब्लास्ट फर्नेस की एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन का टॉपिक आप सबको, देखिए मैं एक क्विक सा रिकॉल एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन का इधर देता हूं। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन में आपने क्या पढ़ा था कि देखिए ये जब आयरन को इंडस्ट्रियली एक्सट्रैक्ट किया जाता है तो हम जिस ओर से आयरन को निकालते हैं, the ore from which iron is extracted, it is called hematite। hematite आपको याद है, hematite ore is a mixture of Fe2O3, it's a mixture of iron 3 oxide। ठीक है, it's a mixture of iron 3 oxide and silicon dioxide, या इसको सिलिकॉन 4 ऑक्साइड भी कहा जाता था। याद रखिएगा कि hematite ore is a mixture of iron 3 oxide and silicon 4 oxide। तो हमने क्या किया था एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन में, याद है 3 रॉ मटेरियल्स डाले थे। एक आप उस फर्नेस के अंदर वो जो भट्टी सी है जिसमें आपने बहुत हाई टेम्परेचर रखा हुआ है और आप पिघला रहे हो और चीजों को उससे एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, एक उसमें हम मिक्सचर डालते थे हीमेटाइट का। फिर इसमें हम डालते थे कोक, यानी जो रेड हॉट कोयले के अंगारे हैं, रेड हॉट कार्बन को याद है कोक कहा जाता था। और साथ हम डालते थे एक एक्स्ट्रा रॉ मटेरियल कॉल्ड लाइमस्टोन। लाइमस्टोन कहते थे CaCO3 को, कैल्शियम कार्बोनेट। याद है जी, ये 3 रॉ मटेरियल्स फर्नेस के अंदर फेंक दिए जाते हैं। तो सबसे पहले जो रिएक्शन नंबर 1 था, जब मैं जरा ये हाइलाइटर से लिख रहा हूं ताकि ये जब आपको विशाल रिवाइज या रिकॉल करना हो तो यू कैन पॉज द वीडियो एंड देन रिकॉल दिस थिंग, और साथ साथ आप ना ये पढ़ते भी जाओ जो जो बातें मैं कर रहा हूँ आप मेरे से पहले पहले, बिकॉज यू स्टडीड इट विद मी, तो आपको पता है कि आंसरिंग कैसे करते। खैर ये सिर्फ प्योरली रिकॉल्स हैं, वी हैव डन ऑल दिस, बट
जस्ट वांट टू रिकॉल विद यू, ताकि आपको बातें साथ साथ बार बार पढ़कर याद हो। समझ तो लिया है, ये बस को रिवाइज अप रखना। तो देखिए, सबसे पहले रिएक्शन नंबर 1 में क्या होता है कि ये रेड हॉट कोक, जो आपने रेड हॉट कोक अंदर डाली है, वो फर्नेस में जो आप प्री हीटेड एयर, याद है फर्नेस में जो आप प्री हीटेड एयर साइडों से भेजते हो, उस एयर में मौजूद कार्बन ऑक्सीजन जो है, वो उस रेड हॉट कोयले के जो अंगारे, जो वो रेड हॉट ऐसे कोयले के पीसेस हैं कार्बन के, वो जो आपने डाले में उस हीमेटाइट और लाइमस्टोन के साथ, उनमें सबसे पहले वो जो रेड हॉट जो कोक थी, रेड हॉट कोयला, वो ऑक्सीजन प्री हीटेड एयर में मौजूद ऑक्सीजन से रिएक्ट करके इट फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि ऑक्सीजन उसको बहुत एक्सेस में मिलती है। फिर याद है, यही कार्बन डाइऑक्साइड फर्दर रिएक्ट करता है, दिस कार्बन डाइऑक्साइड फर्दर रिएक्ट्स विद हु, ये रिएक्ट करता है फर्दर विद विद मोर कार्बन, ये उसके साथ रिएक्ट करता है विद मोर कोक, और मोर कोक से रिएक्ट करके इट प्रोड्यूसेस कार्बन मोनोऑक्साइड। याद है ये बात कि कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद फर्दर कोक टू प्रोड्यूस कार्बन मोनोऑक्साइड। अब ये कार्बन मोनोऑक्साइड सारा असली काम करती है आयरन की एक्सट्रैक्शन का। तो आपको याद है बच्चों कि दिस कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो अब अंदर प्रोड्यूस हुई है, ये उस हीमेटाइट ओर में मौजूद, हीमेटाइट में देखिए दो चीजें हैं, एक आयरन 3 ऑक्साइड है और ये सिलिकॉन 4 ऑक्साइड। तो उस हीमेटाइट में मौजूद आयरन 3 ऑक्साइड के साथ, Fe2O3 फॉर्मूला है ना आयरन 3 ऑक्साइड का, उसके साथ ये रिएक्ट करता है। तो आपको याद है ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता था। अब रिएक्टिविटी सीरीज में देखिए, कार्बन जो है वो आयरन से मोर रिएक्टिव, कार्बन इज मोर रिएक्टिव एंड आयरन इज लेस रिएक्टिव। याद है ना, वो पढ़ा था हमने, किंग, नेपच्यून, लाइकली, कैन, मेक, ऑल, केयरलेस। तो केयरलेस ये था, केयरलेस, जीलस, फिशरमैन। तो रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे आते हुए याद है रिएक्टिविटी कम होती है, डिक्रीज होती है, तो दैट मेक्स कार्बन मोर रिएक्टिव एंड दिस आयरन एज लेस रिएक्टिव। तो इधर अब देखो ना, यहां से ये मोर रिएक्टिव कार्बन आकर इस आयरन को हटाता है, और यहां से आपके पास लिक्विड आयरन प्रोड्यूस होता है, और साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म होती है। और ये जो लिक्विड आयरन है, याद है दिस इज लिक्विड स्टेट ऑफ आयरन, इट गोज एंड सेटल्स एट द वेरी बेस ऑफ द फर्नेस। वो जो पिघला हुआ लोहा है, उसको फिर हम टैप आउट करके उस पिघले हुए लोहे को शीट्स में कन्वर्ट करते हैं, या जो भी आपने आयरन के यूजेस पढ़े थे उस काम के लिए आयरन एक्सट्रैक्ट हो जाता है। तो आयरन तो एक्सट्रैक्ट इसी थर्ड स्टेज तक हो जाता है। लेकिन अब जरा बताइए, किसी इस कोक का तो चलें यूज हमने देख लिया, और हीमेटाइट में आयरन 3 ऑक्साइड भी यूटिलाइज हो गई। अब रह गए दो चीजें, एक यहां पर आपके पास रह गया लाइमस्टोन, और एक रह गया सिलिकॉन 4 ऑक्साइड। तो व्हाट हैपेंस इज कि अब चौथे रिएक्शन में मैंने आपको क्या बताया था कि देखिए फर्नेस के अंदर इतना हाई टेम्परेचर है कि ये कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक ऑफ होता है इनटू कैल्शियम का ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। याद है आपने पढ़ा था डीकॉम्पोजिशन ऑफ मेटल कार्बोनेट्स, कि कोई भी ग्रुप 1 के कार्बोनेट्स तो डीकम्पोज नहीं होते किसी भी तरह की हीट से, उनमें तो नो रिएक्शन हम लिखते हैं। लेकिन ये तो ग्रुप 2 का कार्बोनेट है, तो ग्रुप 2 कार्बोनेट हो या ग्रुप 3 कार्बोनेट हो या ट्रांजिशन मेटल्स वाले कार्बोनेट्स हो, दे ऑलवेज ब्रेक डाउन ड्यू टू हीट। तो हम इन्हें, वो जो फर्नेस की इंटेंस हीट है उसकी प्रेजेंस में, दे विल ब्रेक ऑफ इनटू कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑल मेटल कार्बोनेट्स, याद है, दे ब्रेक डाउन इनटू उसी मेटल का ऑक्साइड, और साथ कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अब ये जो कैल्शियम ऑक्साइड बना, इसको हम, याद है, लाइम या क्विक लाइम कहा करते थे। तो फर्नेस में हाई टेम्परेचर से ये लाइमस्टोन का कैल्शियम कार्बोनेट विल ब्रेक डाउन एंड प्रोड्यूस कैल्शियम ऑक्साइड। दिस कैल्शियम ऑक्साइड विल फर्दर रिएक्ट विद सिलिकॉन 4 ऑक्साइड। ये जो इम्प्योरिटी उस हीमेटाइट ओर में होती है, सिलिकॉन 4 ऑक्साइड का फॉर्मूला SiO2 था, याद। ये जो कैल्शियम ऑक्साइड उस कैल्शियम कार्बोनेट से डिकम्पोज होकर निकला था,
ये फर्दर फिर रिएक्ट करता है उस फर्नेस के अंदर जो आपने हीमेटाइट ओर डाली थी, उसमें ये जो सिलिकॉन 4 ऑक्साइड इम्प्योरिटी है उसके साथ ये रिएक्ट करके, याद है इधर एक फॉर्मूला बनाता था CaSiO3, CaSiO3 विच इज कॉल्ड कैल्शियम सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट, या उसको स्लैग का टाइटल दिया जाता है। ये पूरा रिकॉल है। अच्छा, ये जो रिएक्शन था लास्ट वाला कैल्शियम ऑक्साइड का विद सिलिकॉन 4 ऑक्साइड इम्प्योरिटीज के साथ, रिमेंबर बच्चों इसमें जो फॉर्मूला बना CaSiO3, मैंने आपको कहा था ना कि ये रिएक्शन, इस एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन का ये वाहिद रिएक्शन है विच इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि देखो कैल्शियम ऑक्साइड एक मेटालिक ऑक्साइड है, तो मेटालिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, याद है, और सिलिकॉन डाइऑक्साइड एक नॉन मेटालिक ऑक्साइड है, तो ये एसिडिक ऑक्साइड होगी। तो एसिड बेस रिएक्शन जब भी होता है इट्स कॉल्ड अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये मैंने वैसे आपको ना एक पूरा रिकॉल सा सपोज यहाँ पे दिया। तो अब मुझे एक बात बताओ, इन सारी गैसेस में से यू हैव टू स्टेट वन गैस which reduces iron 3 oxide in a blast furnace। तो भैया आयरन 3 ऑक्साइड को कौन रिड्यूस करता है? रिड्यूस का मतलब यहाँ पे ये है कि देखो ये एक रिडॉक्स रिएक्शन होता है। वो जो कार्बन मोनो ऑक्साइड जब हीमेटाइट और Fe2O3 में मौजूद आयरन 3 ऑक्साइड को के साथ रिएक्ट करता है, तो देखिए ये कार्बन मोनो ऑक्साइड वाज मोर रिएक्टिव एंड आयरन इज लेस रिएक्टिव। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड आयरन को आकर हटाता है और यहाँ पर आपके पास लिक्विड पिघला हुआ आयरन बनता है, और ये कार्बन मोनो इस ऑक्सीजन को छीन कर मोनो से डाई बन जाता है। ये आयरन सेटल्स एट द वेरी बेस विच इज टैप्ड आउट लेटर टू प्रोड्यूस मुख्तलिफ स्टील वगैरह, हमने सीखा था आयरन का यूजेस कंस्ट्रक्शन में है और स्टील मेकिंग। तो अब देखिए इसमें से हुआ क्या कि ये एक, इस रिएक्शन को ना हम कहते होते हैं कि ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। आपको याद है हम किसी भी रिएक्शन का ऑक्सीडेशन या रिडक्शन कैसे निकालते थे? तो आप जरा गौर से देखो, अगर आप इसमें देखें तो यहाँ पे आयरन का चार्ज वॉज 3+, और यहाँ पर ये क्या हो गया, 0 हो गया। अकेला एलिमेंट याद है 0 हो जाता है। तो 3+ से चार्ज का 0 पे फॉल करना इज डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, राइट? तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, याद है डोर के लफ्ज से क्या याद करवाया था कि दिस इज रिडक्शन। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज रिडक्शन। तो गौर करिए Fe2O3 क्या रिड्यूस ही नहीं हुआ? हैजंट दिस अंडरगॉन रिडक्शन? तो इसकी रिडक्शन की किसने है? इसी कार्बन मोनो ऑक्साइड नहीं, तो इसको रिड्यूस या रिडक्शन की है। तो हु रिड्यूसेस आयरन 3 ऑक्साइड इन अ ब्लास्ट फर्नेस? तो इन सारे ऑक्साइड्स में से कार्बन मोनो ऑक्साइड इज द वन which is going to reduce iron 3 oxide। तो ये बात उम्मीद है कि आपको अब समझ आ रही है, एंड होपफुली these recalls and revisions are benefiting you, क्योंकि ये हर ईयरली में देखिए मैंने सपोज पूरा पूरा ऐसे सिलेबस रिकॉल किया, इसीलिए इट्स टेकिंग टाइम, और बड़ी डिटेल्ड वर्जन इसका ये इस तरह से बन गया। कहता है Na2SO3 is oxidized by acidified potassium manganate 7। बच्चों आपको याद है कि इस एसिडिफाइड पोटेशियम मैंगनेट 7 का जो अपना कलर होता था, एसिडिफाइड पोटेशियम मैंगनेट 7 हम KMnO4 को कहा करते थे, याद? इसका अपना कलर इनिशियल पर्पल होता है। तो एक बात बताओ, ये याद है वो सल्फाइड आयन का आइडेंटिफिकेशन टेस्ट भी था कि उसमें ऐड करो पोटेशियम मैंगनेट 7 तो पर्पल टू कलरलेस उसका रंग बदल जाता है। जो एनाइंस के टेबल में मैंने एक सल्फाइड का भी न्यू कोर्स में एडिशन की थी, याद? खैर ये वही बात पूछ रहा है। वो कहता है स्टेट व्हाट दिस 7 रेफर्स इन द नेम पोटेशियम मैंगनेट 7। यार ये जो रोमन नंबर्स में आपके ये नंबर्स लिखे होते हैं, ये आपको क्या चीज बताते हैं? ये 7 जो है ये आपको ऑक्सीडेशन नंबर बता रहा है। किस चीज का? ये ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आपको मैंगनीज बता रहा है। जो भी
ट्रांजिशन एलिमेंट होगा मैंगनेट में, मैंगनीज है ना, तो ये आपको ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैंगनीज बता रहा है, जो कि कितना है 7+ या +7, ये दोनों लिखे जा सकते हैं, 7+ या +7, ये हमें आपको बताया जा रहा है इस 7 के थ्रू। तो ये जो रोमन नंबर होता है ये आपको इसमें मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर बता रहा है। अब वो कहता है स्टेट द कलर चेंज व्हेन दिस रिएक्शन हैपेंस। देखो ना Na2SO3, अब ये एक सोल्यूशन है, उसमें ऊपर से पोटेशियम मैंगनेट डाल दिया आपने, तो मैंने वो आपको आइडेंटिफिकेशन ऑफ आयंस में एक न्यू एडिशन टू द कोर्स बताई थी। सल्फेट आयंस का टेस्ट तो याद है, उसमें तो था एसिडिफाई विद नाइट्रिक एसिड एंड देन ऐड बेरियम नाइट्रेट तो अ व्हाइट प्रेसिपिटेट विल फॉर्म। तो इसका मतलब उस सोल्यूशन में सल्फेट आयंस मौजूद थे। लेकिन अगर सल्फाइट आयंस का टेस्ट था तो इसमें तो आपने सिंपली याद है एसिडिफाइड पोटेशियम मैंगनेट 7 KMnO4 ऐड करना था, जिसका अपना इनिशियल कलर पर्पल होता है और ये कलरलेस होती हैं। तो जैसे ही अंदर जाते हैं, ये सोल्यूशन इक्वली अंदर जाता था, तो ये पर्पल से कलर चेंज जो होता था, कलर चेंज क्या होता था, सल्फाइट आयन अगर अंदर मौजूद हुई तो वो पर्पल से कलरलेस, आपको इसका कलर चेंज मैंने बताया था कि पर्पल टू कलरलेस ये ऐसे हो जाए। तो देखिए ये सारी यार कट कॉपी फ्रॉम द नोट्स बातें हैं। अब लास्ट ईयर जिन्होंने ये पर्चा दिया होगा, जिन जिन के नोट्स पक्के थे, उन्होंने जाहिर सारे अच्छी इसको अटेम्प्ट किया होगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैंगनीज, ये तो पिछला आंसर है। सॉरी मैं जरा पार्ट बाय पार्ट नहीं चल पा रहा, ये भूल जाता हूं मैं बार बार, लेकिन आपको तो चलो मार्क्स की में पता। तो अब मार्क 1 फॉर पर्पल, मार्क 2 फॉर कलरलेस। तो जब भी किसी सोल्यूशन में सल्फाइड आयंस होंगी और ऊपर से KMnO4 डलेगा, तो उस सोल्यूशन वो पर्पल टू कलरलेस, इस रिएक्शन या ऑक्सीडेशन के दौरान आपको कलर चेंज आए। नंबर 1 में कहता है अ लिस्ट ऑफ ऑक्साइड्स A to H इज शोन। ए कहता है कैल्शियम ऑक्साइड, बी इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन 4 ऑक्साइड, डी सल्फर डाइऑक्साइड, ई कार्बन डाइऑक्साइड, एफ आयरन 3 ऑक्साइड, जी सिल्वर ऑक्साइड और एच कार्बन मोनोऑक्साइड। अब देखो इस सवाल के लिए ना आपको छोटी छोटी 1 मार्क की पूछेगा, लेकिन आपको नोट्स बड़े पक्के रिवाइज्ड होने चाहिए। अब अगर नोट्स में कमी है तो फिर इस सवाल से मकसद इन पेपरों से ये भी रियलाइज कराना है कि यार कहाँ कहाँ नोट्स में थोड़ी कमजोरियां हैं, तो वो रिवीजन शीटों का अब बहुत समझ में आएगा कि यार जो चीज मसला कर रही है डायरेक्ट हम उस रिवीजन शीट पे जाएं और उसको रिवाइज या रिकॉल कर लें, या नोट्स रजिस्टर में भी सारा कुछ तफसील से लिखा हुआ है। तो अब जरा ये उसने कहा, कहता है आंसर questions about the oxides A to H. Each letter may be used once. अब देखो उसने सवाल में क्या कहा, each letter may be used once, more than once or not at all. यानी ये जवाबों के लिए हमने लेटर्स की फॉर्म में आंसर करना है कि ABCDEFGH कौन से वाला। अब वो कहता है स्टेट विच ऑफ द ऑक्साइड्स A to H, आपने उस ऑक्साइड का नाम नहीं लिखना, आपने वो लेटर बताना है जो उस ऑक्साइड को, यानी जिधर जवाब में कैल्शियम ऑक्साइड लिखने का दिल करे तो उधर कैल्शियम ऑक्साइड नहीं लिखना, उसके बजाय ए का अल्फाबेट डाल। तो आपने जवाबों में इन अल्फाबेट्स की फॉर्म में आंसर कर। अच्छा, अब रिड्यूसिंग एजेंट इन द ब्लास्ट फर्नेस कौन होता है? याद रखिए रिड्यूसिंग एजेंट। अब एक मिनट देखो, मुझे एक बात बताओ कि चले पहले ब्लास्ट फर्नेस का जिक्र करें तो फौरन याद आना चाहिए कि ये एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन की बात हो रही है। ब्लास्ट फर्नेस का मतलब है कि हम एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन की बात कर रहे हैं। अच्छा, अब जरा एक मिनट क्विक सा मैं आपको एक रिकॉल देता हूं एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन। जरा क्विकली इसको देख लेते हैं कि एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन में हमने क्या क्या पढ़ा था। तो जो आप सबको याद होगा, अब ये मैंने इस तरह से आपको ये जो मार्कर से लिख के बता रहा होता हूँ, ये एक रिकॉल सा क्विक सा भी दे रहा हूँ, हालांकि अब ये आना आपको खुद बातें आनी चाहिए। इस वजह से देखिए वो ईयरली 1 घंटा 15 मिनट का पेपर
मेरी रिकॉर्डिंग्स में 4-4 घंटे पे मैंने डिटेल में लिखा हुआ था कि यार हर बच्चे को बार बार जरा रिविजन मिलती रहे चीजों। ठीक है, ये बड़ी जबरदस्त, मैंने इस पे यार बड़ी एफर्ट की हुई है, इसको प्लीज जरा आपने उस तरह देखना भी है। अच्छा, एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन में मुझे एक बात बताइए कि उस ओर का नाम क्या था? व्हाट वाज द नेम ऑफ द ओर फ्रॉम व्हिच आयरन इज एक्सट्रैक्टेड? जरा अपने अपने रिस्पॉन्सेज लिखते जाइए, चले आपको इस तरह भी रिवाइज होता रहेगा। तो वो किस फ्रॉम द ओर कॉल्ड हीमेटाइट? याद है आयरन ओर, आयरन जिस ओर से एक्सट्रैक्ट होता है, ओर कहते थे इम्प्योर इज कॉल्ड हीमेटाइट। अब हीमेटाइट क्या चीज थी? हीमेटाइट याद है ये आयरन 3 ऑक्साइड एंड सिलिकॉन 4 ऑक्साइड की इंप्योरिटीज, इनका मिक्सचर को कहते हैं। हीमेटाइट सिर्फ आयरन 3 ऑक्साइड O2 इंप्योरिटीज आल्सो। ठीक है, अब जरा सोचो कि हम एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन में करते क्या थे। बताई भी थी कि इसमें क्या क्या आप इस ब्लास्ट फर्नेस में ऐड करते हो, मटेरियल्स आप ऐड करते हो। जरा नाम लेना, कौन से 3 मटेरियल्स? एक तो इसमें आप डालते हो हीमेटाइट, एक तो वो पूरी आयरन की और हीमेटाइट डलती है। दूसरी याद है इसमें कोक, कोक डलती है। कोक किसको कहते थे? कोक कहते थे रेड हॉट कार्बन को, ये जो कोयले के अंगारे होते हैं, बिल्कुल सही है, रेड हॉट कार्बन कोक। और फिर स्टोन। यस, ये मैं अब आपको एक वो टॉपिक का रिकॉल दे रहा हूं, हालांकि ये पूरा वीडियो लेक्चर वहां बना हुआ है, यूट्यूब पे भी डला हुआ है, जरा उसको एक बार दोबारा आप देख सकते हैं। अच्छा, अब होता क्या है कि सबसे पहले वो जो रेड हॉट कोक आपने डाली थी, अब ये पूरा प्रोसीजर देखो, इस तरह याद करो, वो प्री हीटेड एयर, वो ब्लास्ट फर्नेस में याद है दोनों साइडों से जो प्री हीट, तो वो जो रॉ मटेरियल डले हुए उनमें से कोक, कोक हम कहते थे उस कोयले के रेड हॉट अंगारों को। वो प्री हीटेड एयर जो रिएक्ट करके ये क्या बनाता था, ये पहले कार्बन डाइऑक्साइड बनाता था, बिल्कुल सही है। फिर यही कार्बन डाइऑक्साइड फर्दर कोक के साथ रिएक्ट करके, याद है, ये फर्दर कोक के साथ रिएक्ट करके कार्बन मोनो ऑक्साइड गैस बनाता था, याद है। देखे ना, ये C2 हो गए और O2। अब C2O2 को डिवाइड बाय 2 करो तो CO ही नहीं बनता। अब ये कार्बन मोनो ऑक्साइड विल बिहेव एज द व्हाट, एज द रिड्यूसिंग एजेंट इन दिस होल प्रोसेस। तो कार्बन मोनोऑक्साइड वाज एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। अब वो कैसे कि यही कार्बन मोनोऑक्साइड अब हीमेटाइट में मौजूद, देखिए हीमेटाइट वाज Fe2O3। अब इसके साथ वो जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस आपने अंदर बनवाई, आपको याद है कि देखो कार्बन में मोर रिएक्टिव है और आयरन जो है वो लेस रिएक्टिव है। तो याद है क्या होता था कि ये कार्बन आकर इस आयरन को अपनी जगह से हटा लेता था। चूंकि अंदर फर्नेस में टेम्परेचर बहुत हाई होता है, तो ये लोहा पिघला हुआ लिक्विड फॉर्म में बनता है, तो Fe अलग हो जाता था और साथ मजीद फर्दर कार्बन
मेटल ऑक्साइड में से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को गुजरवा के उसमें से ये लेस रिएक्टिव मेटल हम एक्सट्रैक्ट कर लेते थे। तो देखो आयरन यानी लो आके सेटल हो जाता। अच्छा, अब यहां तक तो आयरन एक्सट्रैक्शन खत्म हो गई, लेकिन वो जो आपने लाइमस्टोन डाला था कैल्शियम कार्बोनेट, वो अंदर फर्नेस की हीट की वजह से, इतनी इंटेंस हीट होती है उस फर्नेस के अंदर, तो कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक डाउन होता है इनटू कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये भी रिएक्शन पढ़ा हुआ ना, याद है कि मेटल कार्बोनेट्स जब डिकम्पोज करते हैं तो मेटल ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अब ये कैल्शियम ऑक्साइड जो इस लाइमस्टोन से कैल्शियम ऑक्साइड डिकम्पोज होके पैदा हुआ, ये कैल्शियम ऑक्साइड जाके हीमेटाइट में मौजूद उस सिलिकॉन डाइऑक्साइड इंप्योरिटी के साथ रिएक्ट करता था। ये जो लाइमस्टोन से डिकम्पोज होके कैल्शियम ऑक्साइड बना, और वो जो हीमेटाइट में ये सिलिकॉन फोर ऑक्साइड यानी रेत वाली इंप्योरिटीज थी, ये दोनों रिएक्ट करके यहाँ एक प्रोडक्ट बनाती थी विच वाज कॉल्ड CaSiO3। इट इज कॉल्ड कैल्शियम सिलिकेट। क्या बोलते हैं इसे? कैल्शियम सिलिकेट। तो कैल्शियम सिलिकेट वाज कॉल्ड स्लैग, याद है, जिसको यूज करते हैं फॉर रोड फाउंडेशंस। बिल्कुल सही है। तो खैर ये तो मैं आपको एक रिकॉल दे रहा था। तो इस तरह मैंने ना सारे पिछले ईयरलीज भी अगर आपने देखे हैं अब तक, तो चाहे वो MCQ है या ATP है या थ्योरी है, पिछले सारे ईयर्स के मैंने इतनी डेप्थ और डिटेलिंग में, डिस्पाइट द फैक्ट कि चैप्टर्स कराए हुए हैं, नोट्स भी पढ़े हुए हैं, वीडियो लेक्चर्स भी लगे हुए हैं, बट उसके बावजूद ये पूरा पूरा रिकॉल देता रहा हूं मैं पिछले सारे ईयरलीज में। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि आपने खुद सॉल्व करके मार्किंग स्कीम से चेक करके प्रॉब्लम्स के लिए फिर उन ईयरली पेपरों को जरूर देखना है। मैंने इसीलिए सारे अपलोड किए हुए हैं, वो जरा ढूंढ लेना, उनमें मिल जाएंगे। आपको लगेगा शायद उसमें है नहीं, बट दोनों GCIG के ईयरलीज में मिला के वो प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएंगी। ये वाला पेपर तब अपलोड होगा जब ये कंप्लीट हो जाए, या मैं कोशिश करता हूँ रोज का जो वो है वो भी साथ साथ अपलोड पार्ट्स में करता जाऊँ, ठीक है, ताकि आपको चले रिकॉल भी मिलता रहे। खैर सवाल पे वापस आते हैं कि इस पूरे प्रोसेस में ब्लास्ट फर्नेस में रिड्यूसिंग एजेंट कौन था। तो देखिए इसमें रिड्यूसिंग एजेंट किसको फिर हमें बोलना चाहिए, जरा जवाब दीजिए। अब ये मैंने शायद नोट में लिखवाया भी था, अगर नहीं लिखा हुआ तो इसको दोबारा लिख भी लो। ये बात जरा लिख लो बच्चों सारे के, अब रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे हु एक्ट्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन द ब्लास्ट फर्नेस। तो ये नोट बना लो कहीं साइड पे, वो नोट शीट्स बनाई हुई है ना आपने, वो रिवीजन शीट्स में जो नोट शीट बनाई हुई है उसमें आप एक नोट लिख लो कि इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन। ये नोट बेशक लिख लो, मैंने शायद उसमें लिखवाया भी होगा उस चैप्टर के अंदर, बट अगर नहीं भी लिखा हो तो दोबारा इस तरह अलग से लिख लो। तो इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन इन द ब्लास्ट फर्नेस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस acts as a reducing agent। ये एज अ फैक्ट आपने ये बात जहन में रखनी है कि डायरेक्ट बार बार बहुत ज्यादा पूछता है ये बात। तो इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन इन द ब्लास्ट फर्नेस, कार्बन मोनोऑक्साइड एक्ट्स एज द रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर? तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो एक्ट करता है एज द रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर हो गया? तो खैर इसमें तो फिर कौन सा कार्बन मोनोऑक्साइड का कौन सा फिर वो आपका अल्फाबेट आएगा? H। तो इसका मतलब है कि ये हम H इस तरह करके ये लिखते हैं। F पार्ट में कहता है कि कैन बी रिड्यूस्ड बाय हीटिंग विद कॉपर। इनमें से कौन सा ऑक्साइड है जो कैन बी रिड्यूस्ड बाय हीटिंग विद कॉपर, यानी कॉपर के साथ कौन सा इनमें ऑक्साइड है जिस जो कॉपर उसमें डाला जाए तो वो ऑक्साइड रिड्यूस होके यानी रिएक्ट करके कुछ प्रोडक्ट्स बना सकता है। मुझे एक बात बताओ कि कॉपर के साथ वही वाला रिएक्ट नहीं करेगा जो कॉपर से सीरीज में लेस रिएक्टिव होगा, नीचे होगा या ऊपर होगा?
अब जरा देखिए ना, हमें रिएक्टिविटी सीरीज का पता है कि King Neptune likely can make all careless, zealous fishermen to sell, place, haddock and cod for mainly mercury है, for mainly silver and gold. तो मुझे एक बात बताओ बच्चों, कॉपर के साथ वही मेटल्स रिएक्ट करेंगे ना जो उससे नीचे हैं, तो वो तो यही तीन है, मरकरी, सिल्वर या गोल्ड। तो जरा बताइए कि या तो मरकरी ऑक्साइड हो सकता है, मरकरी 1 का ऑक्साइड या मरकरी 2 का ऑक्साइड, सिल्वर ऑक्साइड हो सकता है जो कॉपर से रिएक्ट करे, और गोल्ड ऑक्साइड हो सकता है जो कॉपर से रिएक्ट करे। तो कॉपर से जो नीचे है सीरीज में, वही वालों के ऑक्साइड्स में से कॉपर जो है वो उन मेटल्स को हटा सकता है। तो जरा बताइए कि इनमें से कौन सा जो ऑक्साइड्स हैं वो कॉपर से नीचे हैं, तो वो यही सिल्वर ऑक्साइड नहीं बनती? क्या ख्याल? बिल्कुल सही है, सिल्वर ऑक्साइड। तो देखो मैं आपको ये रिएक्शन करके भी बता देता हूं कि होगा क्या, कि देखिए हम कॉपर को, सॉलिड कॉपर को भिजवा के रिएक्ट करा रहे हैं सिल्वर ऑक्साइड से। तो मुझे एक बात बताइए कि जब ये सिल्वर ऑक्साइड से रिएक्ट करेगा तो व्हाट विल हैपन? यस, देखो अब ये न्यूट्रलाइजेशन तो है नहीं, क्योंकि ये न्यूट्रल है, अकेला मेटल न्यूट्रल होता है। तो ये यकीनन अगर न्यूट्रलाइजेशन नहीं है तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कॉपर जो है दिस इज मोर रिएक्टिव एंड सिल्वर इज लेस रिएक्टिव। तो देखिए क्या हो रहा है कि ये कॉपर आकर इस सिल्वर को हटा देगा इसकी जगह से और ऑक्सीजन की जगह ले लेगा। तो मुझे एक बात बताइए कि सॉरी, ऑक्सीजन अपना कब्जे में कर लेगा और सिल्वर जो है किक आउट होके बाहर हो जाएगा। तो मुझे बताएं, सिल्वर किक आउट हो गया ना, इसको कहते हैं कि देखो हमने सिल्वर ऑक्साइड में से सिल्वर को बाहर किक आउट कर दिया। तो कॉपर ने सिर्फ अपने से लेस रिएक्टिव मेटल ऑक्साइड में से ही मेटल को डिस्प्लेस आउट करना है। बाकी सारे कॉपर से देखो ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड ज्यादा है, और ये सिल्वर, सिलिकॉन और सल्फर तो नॉन मेटालिक हैं तो करेंगे ही नहीं। आयरन 3 ऑक्साइड भी उससे ज्यादा है, कार्बन मोनो तो करता नहीं। तो ये जो सिल्वर ऑक्साइड है जी, दिस जी वाला कंपाउंड इज गोइंग टू बी रिड्यूस्ड बाय हीटिंग विद कॉपर। तो हम इसको यहां से जी का ऑप्शन यूं लिख लेते। अच्छा अब आ जाइए इस टॉपिक पे, कहता है जी सल्फ्यूरिक एसिड कंटेन्स सल्फेट आयंस। मुझे ये बताएं कि सल्फ्यूरिक एसिड में कहता है सल्फेट आयंस है। The oxidation number of oxygen atoms in SO4 minus ions is -2। देखो कहता है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन तो -2 होता है, ये हमें भी पता है। डिटरमिन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर एटम्स इन SO4 आयंस। अब आप लोगों को रीडॉक्स का चैप्टर याद है प्रिसाइसली, मैंने उसमें याद है आपको कंपाउंड्स के अंदर भी ऑक्सीडेशन नंबर किसी एक अननोन का निकालना सिखाया था, और किसी रेडिकल में भी आपको उसमें, जैसे मैंने डाइक्रोमेट रेडिकल की एग्जांपल दी थी। तो अब आपने इसमें क्या तरीका अपनाना था, याद है कि देखो सबसे पहले SO4 को, इसका ओवरऑल चार्ज, ये 2 माइनस तो इस पूरे SO4 का ओवरऑल चार्ज है ना, तो आपने इसको मैथमेटिकली -2 लिखना है। यस, और अब देखो सल्फर का, उसने हमसे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर एटम्स पूछा है ना, तो मैं सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या मान लेता हूँ, X मान लेता हूं। ठीक है, और ऑक्सीजन अलोन का क्या है, 2 माइनस है। तो आपको याद है ये X इंटू सल्फर का एक एटम है, तो X इंटू 1, याद है ना बच्चों के एक सल्फर एटम का जो चार्ज है उसको नंबर ऑफ एटम्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। जी बस 5 मिनट में शुरू करते हैं, आखिरी पार्ट करना। ठीक है जी, तो X इंटू 1 और प्लस ये 2 माइनस ऑक्सीजन का है, उस 2 माइनस इंटू, यानी -2 इंटू 4 इज इक्वल टू, तो ये समझ लीजिए देखो सल्फर का X, एक एटम का चार्ज X है, इंटू 1 प्लस इसका 2 माइनस इंटू 4। देखो ये ओवरऑल -2 जो ये लगा हुआ ना, ये ओवरऑल चार्ज है -2, तो वो मैंने इक्वल टू के पार इस तरह लिखना है।
बट इंडिविजुअल चार्ज सल्फर का x मान लेते हैं और ऑक्सीजन का 2 माइनस, तो ये सारा इक्वल टू -2 आएगा। तो अब ये आएगा x प्लस ये कितना आता है -8 इज इक्वल टू -2, तो ये x -8 इज इक्वल टू -2 आता है। और इधर से ये -8 उधर जाके क्या होगा, ये आएगा आपके पास प्लस, तो ये कितना बनता है फिर, ये आ जाएगा आपके पास 6 प्लस। तो इसका मतलब ये हुआ कि सल्फर का जो चार्ज है वो कितना आ रहा है जी। तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर इस केस में 6 पॉजिटिव, आप यहां से यूं लिख देंगे, या +6, एक ही बात है। ठीक है जी। अब जरा एक मिनट इसका मार्किंग स्कीम से आंसर देखते हैं कि उसने किस किस बात पे, ये 2 मार्क का सवाल है। तो देखो पहला मार्क कहता है कि स्टूडेंट ने ये लिखा हुआ हो ऐसे करके 4 × -2 और -8। तो देखो ये खैर उसने ना ऐसे शॉर्ट शॉर्ट वर्किंग की हुई है, आपने प्रॉपर ये जो इक्वेशन बनाई है यूं इस तरह से। तो ये 4 × -2 इस वाली चीज का नंबर दे रही है कि -2 × 4, ये देखिए यहाँ पे -2 × 4 का 1 मार्क ये दे रहा है, और बाकी इस पूरी इक्वेशन बनाने का, और फिर एंड पे 1 मार्क इस आंसर का। ठीक है। अच्छा, अब ये जो आप पूछ रहे हो ना कि सर 6 प्लस क्यों आ रहा है, देखें अब इक्वेशन के थ्रू जो भी जवाब आए, इक्वेशन के थ्रू जो भी जवाब आए आप उसको मान लो। असल में देखिए ये जो चैप्टर्स मैंने आपको दिए थे ना, ये रिडॉक्स टाइप और ये मैंने आपको करवाए थे आपके लेवल पे, जितना कोर्स में बात है। अब ये बातें कि सल्फर का इस केस में 6 प्लस क्यों है, ये आप ए लेवल्स में जाके बातें डिटेल से देखेंगे। फिलहाल इसका एक मैथमेटिकल तरीका रिडॉक्स के चैप्टर में मैंने ठीक ठाक नंबर ऑफ प्रैक्टिस इसमें करवाई भी है, आप जरा जाके एक दफा दोबारा उसको वहां समझिएगा। ठीक है जी। तो खैर ये 6 पॉजिटिव एंड पे इसका +6 आंसर आ रहा है, तो 6 प्लस लिख दो या +6 लिख दो, ये एक ही बात। ठीक है जी। अच्छा, अब दोबारा आप कह रहे हो जी एक दफा समझा दूं, तो इसमें देखिए आपने करना ये था कि इस पूरे सल्फेट आयंस का ओवरऑल चार्ज 2 माइनस है ना, तो ये ओवरऑल चार्ज हमेशा हम इक्वेट कर देते हैं 2 इक्वल टू के पार लिखते हैं। ये मैंने पूरा वो टॉपिक कराया हुआ, एक दफा जस्ट पेज पे लिख लिया करो ना ऐसी बातें कि यार किधर, तो रिडॉक्स के चैप्टर में ये टॉपिक में मिलेगा। तो देखो ये यहाँ से x × 1 है, यानी सल्फर का x × 1, एक सल्फर एटम का हम ऑक्सीडेशन नंबर ढूंढना है, उसको x मान लेते हैं, और एक एटम है तो ये x × 1 आ जाएगा, एक एटम इंटू नंबर ऑफ एटम्स, प्लस ऑक्सीजन अकेले का -2 है, इंटू 4 एटम्स है तो ये -2 × 4 आ रहा है, और इक्वल टू -2 है, तो यहाँ से ये x 1 टाइम्स वुड बी x, और -2 × 4 वुड बी -8, और ये -2 आ जाएगा। तो अब प्लस इंटू माइनस ये आ गया x -8 इक्वल टू -2, और -8 इस तरफ जाके ही क्या होगा, -2 + 8, यानी x इज इक्वल टू 6 पॉजिटिव। ये आपके पास इसका जवाब आ जाएगा। बच्चों फोर्थ वाला सवाल आपकी इलेक्ट्रोलिसिस का, देखिए एक पूरा टेस्ट या कॉन्सेप्ट। देखिए मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रोलिसिस का पूरा एक समरी लाइन सी बताई हुई है। क्या आप सब जानते हो कि इलेक्ट्रोलिसिस में हमेशा, अच्छा रिकॉल करना, इलेक्ट्रोलिसिस में हमेशा कैटाइन कौन से वाला डिपॉजिट होता है, लेस रिएक्टिव या मोर रिएक्टिव? लेस रिएक्टिव। पूरी की पूरी इलेक्ट्रोलिसिस में कहीं पे भी कैटाइन का कोई झगड़ा नहीं, कोई एक्सेप्शन नहीं, याद है? हर केस में, चाहे मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट्स हो, चाहे एक्वस इलेक्ट्रोलाइट्स, चाहे डाइल्यूट इलेक्ट्रोलाइट्स, चाहे कॉन्सेंट्रेटेड इलेक्ट्रोलाइट्स, चाहे कुछ भी, हमेशा less reactive cation deposits at the cathode. Likewise, एनाइन भी, तमाम इलेक्ट्रोलिसिस में एनाइन भी कौन से वाली डिपॉजिट होती है? लेस रिएक्टिव वाली। सिर्फ एक केस में, याद है, एक केस में कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशंस के केस में कौन सा डिपॉजिट होता है? उसमें मोर रिएक्टिव एनाइन डिपॉजिट होता है। बिल्कुल, कैटाइन तब भी लेस ही है उसमें। तो इस तरह का जुमला याद रखो कि पूरी इलेक्ट्रोलिसिस में the less reactive cation will deposit on the cathode, no exception. In every electrolysis, less reactive anion will deposit on the anode, except in concentrated solutions when the anion will be more reactive, that will deposit on the anode.
याद है? अच्छा, रूल नंबर 2 इलेक्ट्रोलिसिस का क्या था कि यार जब भी इलेक्ट्रोलाइट में मौजूद कैटाइन और कौन सा इलेक्ट्रोड, वो बात याद है, एनोड डिसॉल्व होने वाली, कि जब भी इलेक्ट्रोलाइट में मौजूद वो मेटल का कैटाइन और एनोड एक ही मटेरियल के बने में हो, तो एनोड क्या कर जाता है, उस पे फिर कुछ डिपॉजिट नहीं होता, नन ऑफ द एनाइंस डिपॉजिट्स, इनफैक्ट एनोड खुद डिसॉल्व होके इलेक्ट्रोलाइट में आ जाता। यही कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी यूज हुआ था, याद है? पूरी समरी यार मैंने बता दी, समझो इस 2 जुमलों में। इलेक्ट्रोलाइसिस ऐसे समझ कर याद करें। जी लिख सकते हैं, ये बिल्कुल लिख सकते हैं। तो खैर अब आइए, देखिए वो कहता है कि a student carries out an electrolysis experiment using the apparatus shown। कहता है एक बच्चा है, वो एक इलेक्ट्रोलिसिस एक्सपेरिमेंट कैरी आउट कर रहा है यूजिंग द apparatus shown। तो एक स्टूडेंट कैरी आउट कर रहा है इलेक्ट्रोलिसिस एक्सपेरिमेंट यूजिंग द apparatus shown। ये पूरा apparatus है, पता है ना आपको? अब देखिए मुझे एक बात बताएं, मैंने एक आदत बताई थी आपको कि देखिए ये जो लॉन्ग टर्मिनल है इसको तो पॉजिटिव कहते हैं, ये जो शॉर्ट टर्मिनल है ये नेगेटिव है। अब देखिए ये पॉजिटिव टर्मिनल से, जरा देखिएगा, पॉजिटिव टर्मिनल जिस रॉड से कनेक्टेड है इस पे तो कैसा चार्ज होगा, इस पे तो सारा पॉजिटिव चार्ज है कि नहीं, और नेगेटिव टर्मिनल उसने एक माइनस प्लस बना के आपको यूं दिखाया हुआ, तो बेसिकली तो ये यूं ही हो रहा है। तो यू ऑल अंडरस्टैंड बच्चों? अच्छा मुझे एक बात बताइए कि नोइंग दिस, क्या मैं लेबलिंग कर सकता हूं कि ये इलेक्ट्रोड कौन सा होता है? जरा जवाब देना, मैं वैसे एक तरह का रिकॉल दे रहा हूं पहले। ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है ना, सी दिस इज अ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, उसने यूं बताया हुआ, ये पूरा रॉड पॉजिटिव है। यस, देखो ये पॉजिटिव रॉड है, तो जरा तसल्ली से सोचो, ये इलेक्ट्रोलाइट में से एनाइंस को अट्रैक्ट करेगा ना, तो इसीलिए दिस इज एनोड। यस, दिस इज एन एनोड। और ये जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है ये वाला, ये चूंकि कैटाइंस को अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव रॉड है, तो कैटाइंस को अट्रैक्ट करेगा, तो दिस इज कॉल्ड द कैथोड। अच्छा अब उसने कहा है भाई ये दोनों कार्बन के बने हुए हैं, यानी इनर्ट इलेक्ट्रोड्स हैं या रिएक्टिव? दीज आर इनर्ट इलेक्ट्रोड्स। याद है इनर्ट इलेक्ट्रोड्स कौन सी 2 टाइप्स होती थी, कौन से 2 मटेरियल्स हम एज इनर्ट इलेक्ट्रोड्स इस्तेमाल कर सकते थे? नहीं, कार्बन और ग्रेफाइट एक ही बात है। अच्छा इसको लोग 2 समझते हैं यार, कार्बन और ग्रेफाइट एक ही बात नहीं, क्योंकि कार्बन का केमिकल फॉर्मूला भी कार्बन है और ग्रेफाइट का भी ग्रेफाइट, तो कार्बन ही है। दूसरा वाला इनर्ट हुआ करता था प्लैटिनम। ये 2 मटेरियल्स थे, याद है, कार्बन या ग्रेफाइट एक ही बात है, प्लैटिनम दूसरी बात है। तो इनर्ट इलेक्ट्रोड्स ये हुआ करते, ये सिर्फ मैं एक आपको रिकॉल्स दे रहा हूं। अच्छा भाई बताइए आप जरा, कहता है the student uses dilute aqueous sodium chloride। सुनना, डाइल्यूट कह दिया उसने तो क्लियर हो गई ना बात कि डाइल्यूट है और एक्वस सोडियम क्लोराइड है। देखिए अब इधर उसने कहा है कि हाइड्रो ऑक्साइड आयंस आर डिस्चार्ज्ड एट द एनोड। देखें कहता है हाइड्रो ऑक्साइड आयंस आर डिस्चार्ज्ड एट द एनोड, कंप्लीट द आयनिक हाफ इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। कहता है सुनना, कहता है हाइड्रो ऑक्साइड आयंस आर डिस्चार्ज्ड एट द एनोड, कंप्लीट द आयनिक हाफ इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। तो अब सुनना, आपको मालूम है बच्चों, वैसे जरा मुझे बताइए कि जब आपके पास ये डाइल्यूट एक्वस सोडियम क्लोराइड था, आप इसके सामने ही ना टाइप्स ऑफ आयंस लिख ले अपने लिए कि ये सोडियम आयंस एक्वस होंगी, फिर कौन सी आयंस थी दूसरी, इसमें देखिए यहाँ पे क्लोराइड आयंस होंगी, ये अपने लिए आप लिख लिया करो, फिर इसमें एच आयंस होंगी। तो अगर ये सवाल उसने नहीं पूछा तो कोई बात नहीं, हमें हेल्प तो वैसे भी ये देगा, टाइप्स ऑफ आयंस ऐसे लिख लिया करो। जी बिल्कुल सही है, लेकिन अब मैं वैसे पूछ रहा हूं कि देखो वो हमें एक ऐसी इंफॉर्मेशन दे रहा है जो हमें याद होनी चाहिए थी कि हाइड्रो ऑक्साइड आयंस आर डिस्चार्ज्ड एट द एनोड। वैसे एक बात बताओ बच्चों, डाइल्यूट एक्वस सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलिसिस में कैथोड में
इन दोनों में से कौन सा आयन कैथोड पे डिपॉजिट होगा? बोलो। सोडियम और हाइड्रोजन में से ये लेस रिएक्टिव वाला यानी हाइड्रोजन, ये डिपॉजिट होगा। तो याद है, इधर सुनना आप जरा, हाइड्रोजन कैथोड पे जाके निकल जाएगा और एनोड पे कौन डिपॉजिट होता है? क्लोराइड और हाइड्रो ऑक्साइड में से, क्योंकि ये डाइल्यूट वाला केस है, तो डाइल्यूट में तो लेस रिएक्टिव कैटाइन और लेस रिएक्टिव एनाइन ही डिपॉजिट नहीं होती। बिल्कुल सही है, तो OH ये चली जाएगी। तो इसका मतलब है एनोड पे ये डिपॉजिट होके सोल्यूशन से कट गया, निकल गया। याद है? तो अब वही बात हमें ये यहां बता रहा है कि हाइड्रो ऑक्साइड आयंस आर डिस्चार्ज्ड एट द एनोड। हाइड्रो ऑक्साइड आयंस आर डिस्चार्ज्ड एट द एनोड। कंप्लीट द आयनिक हाफ इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। कंप्लीट द आयनिक हाफ इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। ये OH दिया हुआ है और ये इस तरह से। तो हमें ये तो याद ही नहीं थी यार कि इधर 4OH नेगेटिव एरो, याद है 2H2O लिक्विड, चूंकि उसने भी देखो स्टेट सिंबल्स दिए हुए हैं, तो आपको भी अंडरस्टूड है कि स्टेट सिंबल देना है। और उसको बेस्ट होता है, मैंने आपको क्या कहा था कि इसको ब्लैंक के ऊपर ही दे दें, क्योंकि बाकी भी देखो इसने उनके लेवल में ही दिया हुआ है। OH के लेवल में एक्वस, तो H2O के लेवल में लिक्विड ये लिख सकते हैं। O2 के भी देखो लेवल में गैस। अच्छा, हाफ इक्वेशन का मतलब वही कैथोड एनोड वाली इक्वेशंस है। तो ये अपडेट लिख लो जरा अपडेट शीट पे। देखिए याद रखना बच्चों कि अपडेट इधर ये है कि ये जो कहता है ना आयनिक हाफ इक्वेशन, आयनिक हाफ इक्वेशन इज द नॉर्मल इक्वेशन ऑफ द कैथोड एनोड। जब वो कहे इससे कंफ्यूज मत होना, एक तो ओवरऑल इक्वेशन थी, याद है? इन्हें जो सिर्फ कैथोड और एनोड की बैलेंस्ड इक्वेशनें होती है ना अलग अलग, उन्हें आयनिक हाफ इक्वेशंस कहते हैं। तो आयनिक हाफ इक्वेशंस आर द नॉर्मल, देखिए, आर द नॉर्मल इक्वेशंस, are the normal equations of the cathode and anode. So ionic half equations are the normal equations of the cathode and anode. यहां तक क्लैरिटी है बच्चों सबको? इसमें कोई मसला तो नहीं? तो ये सिंपल सी वही जो आयनिक हाफ इक्वेशन OH की तो याद ही हुई है ना आपको? याद है कि OH 1 नेगेटिव, कहो तो याद करा लूं। देखो आपने क्या लिखा था कि एनोड पे OH आयन जाएगी। 1 नेगेटिव का मतलब है कि जो इसने देखो ये गेन किया हुआ है, वही इससे हम माइनस करके छीन लेते हैं, तो ये बना लेता है O2 प्लस H2O। याद है, अब इधर 2 ऑक्सीजन थे और इधर 1 ऑक्सीजन था, तो यहां पहले मैंने इसके साथ 2H2O लगाया, तो 2 और 2 4 ऑक्सीजन हो गए, और इधर 4 लगा लिया। अब इधर 4OH है तो 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। फिर ये माइनस उधर जाके एरो के परली तरफ चला जाएगा, तो दिस विल बिकम व्हाट? 4 इलेक्ट्रॉन्स प्लस O2 प्लस 2H2O। जी हाफ लिखा हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इट मींस द सेम नॉर्मल इक्वेशन। तो आपको ये इस तरह से क्रिएट करनी यूं आनी चाहिए। 4OH नेगेटिव ये आ जाएगा। सॉरी, तो ये हमारे पास 2H2 आ, याद आया? अच्छा, अब जरा सवाल में देखो, कहता है एक्सप्लेन हाउ द आयनिक। अब देखो यार बात सुनना, आपको ना इलेक्ट्रोलिसिस में रिडॉक्स कैसे इन्वॉल्व करता है, बहुत ही आसान बात। सुनिएगा जरा, ये भी एक छोटी सी कह लो एक रिफ्रेशल या अपडेट ही कर लेते हैं, सुन लीजिए। वैसे तो आपको पता है रिडॉक्स में कैसे निकालना होता है, सुनना। देखो यार, एक्सप्लेन हाउ द आयनिक हाफ इक्वेशन शोज द हाइड्रो ऑक्साइड आयंस आर बीइंग ऑक्सीडाइज्ड। कहता है बताओ ये आयनिक हाफ इक्वेशन कैसे शो करती है। हाउ, कहता है ना एक्सप्लेन हाउ द आयनिक इक्वेशन शोज द हाउ द हाइड्रो ऑक्साइड आयंस आर बीइंग ऑक्सीडाइज्ड। बच्चों बात सुनो, मैंने आप लोगों को ऑक्सीडेशन रिडक्शन में एक बात सिखाई थी, जरा ब्लैक बोर्ड पे आ जाए। ठीक है जी,
ये ब्लैक बोर्ड पे आइए जी जरा, एक वैसे क्विक सा रिकॉल देता जाऊं आपको, जरा देखिए। देखिए जी, रिकॉल मैं आपको जरा ये देना चाहता हूं कि मैंने आपको रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के 4 डेफिनेशनें लिखवाई थी, याद है? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की मैंने आपको 4 डेफिनेशंस लिखवाई थी, अगर आपको याद हो। अब देखो ये बात हमें इस्तेमाल करनी पड़ेगी जी। अभी रुकिए, वो जरा चेकिंग हो जाए फिर मिल जाएंगे। अब देखिए बच्चों सुनो, देखो यार, इसमें ना 2 तरीके बेस्ट हैं, इसीलिए मैंने उनके लिए जुमले बनाए थे। बाकी मैंने इतना कोई खास उस पर याद है इतनी फोकस नहीं किया था। एक मैंने वर्ड बनाया था ऑयल रिग का, एक लफ्ज मैंने ऑयल रिग का बनाया था, और एक लफ्ज मैंने बनाया था ये डोर वाला, याद है? यार तमाम बैलेंस्ड इक्वेशनों में से तो हम ये वाला टेक्निक, याद है, यूज करते हैं। डी फॉर क्या था जरा बताना? डी फॉर डिक्रीज इन, ओ फॉर ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर किसको कहते हैं? चार्ज को कहते हैं। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर यानी डिक्रीज इन द चार्ज इज कॉल्ड आर फॉर is called reduction. So decrease in the oxidation number is called reduction. Decrease in the oxidation number is called reduction. क्यों बच्चों? तो decrease in the oxidation number is called reduction. अब जरा मुझे ये बताओ कि डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर अगर रिडक्शन है तो इधर देखिए, ये जो ऑयल रिग का लफ्ज था, देखिए ऑयल रिग में याद है ओ इज ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन इज आई फॉर इज, एल फॉर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यस। और रिग का लफ्ज किसके लिए था? आर इज रिडक्शन, रिडक्शन आई फॉर इज, जी फॉर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखो बच्चों, इलेक्ट्रोलिसिस में जब भी पूछे, यार अब जरा सुनना बात, वैसे याद है आम इक्वेशनों में डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर इज रिडक्शन, तो इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर फिर क्या होता था? तो वो तो हम याद है रिएक्शनों में तो इस तरह चेक करते थे। बेस्ट तरीका था रिएक्शंस के लिए ये वाला कि जिसका चार्ज बढ़ रहा है वो ऑक्सीडेशन हो रही है, जिसका चार्ज कम हो रहा है वो इज अंडरगोइंग रिडक्शन। लेकिन इलेक्ट्रोलिसिस के लिए ना मैंने ये ऑयल रिग का लफ्ज इसीलिए उस वक्त लिखवा दिया था क्योंकि मुझे पता था कि ईयरलीज में ये चीज हमें अपडेट करनी पड़ेगी, तो अब हम करने वाले। तो याद रहेगा कि O फॉर ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये बात सबको रिकॉल हुई बच्चों? तो रिएक्शंस और इक्वेशनों में तो आप ये वाली हरकत करो, ये जो हमने ये वाली की कि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑक्सीडेशन, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज रिडक्शन, याद है? लेकिन अब यहां हम ऑयल रिग वाली बात यूज करने लगे। मुझे ये बताओ बच्चों कि हमें ये लफ्ज ऑयल रिग का अब याद रहेगा ना कि O फॉर ऑक्सीडेशन, I फॉर इज, L फॉर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हम कहेंगे ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और रिग में रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो वो कहता है एक्सप्लेन हाउ द आयनिक हाफ इक्वेशन शोज दैट हाइड्रो ऑक्साइड आयंस आर बीइंग ऑक्सीडाइज्ड। कहता है बताओ हाउ द आयनिक हाफ इक्वेशन शोज दैट हाइड्रो ऑक्साइड आयंस आर बीइंग ऑक्सीडाइज्ड। तो मुझे एक बात बताइए
कि कैसे ये आयनिक इक्वेशन आपको बता रही है कि हाइड्रो ऑक्साइड आयंस ऑक्सीडाइज हो रहे हैं। यस, देखो अब आपको समझ आई। नहीं वो वाले मरियम जस्ट फॉर लर्निंग पर्पस याद कर लें, उसका इतना इस्तेमाल नहीं है बस, ठीक है। ज्यादातर बस आपको ये ऑयल रिग इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर प्रूफ करने में हेल्प करेगा, और बाकी वो जो डोर का लफ्ज था और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑक्सीडेशन, वो बाकी रिएक्शनों में रिएक्टेंट किस रिएक्टेंट के साथ क्या हो रहा है और वो कौन सा एजेंट है, याद है वो पूरा तरीका जो रिडॉक्स में सिखाया था, उसके लिए वो यूज किया था। तो अब जरा देखो, तो बता सकते हो बच्चों कि कैसे, सी उसने ये नहीं कहा क्यों, वो कह रहा है बताओ कैसे ये आयनिक हाफ इक्वेशन आपको बता रही है कि ऑक्साइड आयंस के साथ ऑक्सीडेशन हो रही है। तो मुझे एक बात बताओ, ये OH आयंस क्या अपने इन इलेक्ट्रॉन्स को, ये OH आयंस क्या इन इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहे हैं या गेन कर रहे हैं? बोलो, लूज कर रहे हैं ना। देखो 4OH नेगेटिव ने ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज किए, तो कैसे ये एक्सप्लेन कर रही है ये इक्वेशन के OH ऑक्सीडाइज हो रहा है? तो आप बोलें सिंस OH ions are losing electrons, since OH ions are losing electrons, so they are undergoing, see they are undergoing what? Oxidation. नहीं, इलेक्ट्रोलिसिस में बेस्ट होता है कि आप ये ऑयल रिग वाला तरीका करें। इलेक्ट्रोलिसिस में बेस्ट होता है कि आप ऑयल रिग करें और आप बाकी रिएक्शनों में वो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर बेस्ट हल है। दोनों के अपने अपने क्राइटेरियाज कर ले, याद रहेगा बच्चों कि इन इलेक्ट्रोलिसिस यूज ऑयल रिग के तरीके से, ऑयल रिग के तरीके से डिसाइड करो कौन ऑक्सीडाइज कौन रिड्यूस हो रहा है, और बाकी पूरी केमिस्ट्री में रिएक्शनों के अंदर वो फिर डोर का लफ्ज और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर से करो। ये क्लियर है सबको? तो भाई यहां तक तो बात ये थी कि सिंस OH आयंस आर लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स सो दे आर अंडरगोइंग ऐसे ऑक्सीडेशन कर, इसमें कोई मसला तो नहीं? क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस अकर बिटवीन मेटल्स एंड मेटल आयंस। ये याद है मेटल्स नॉन मेटल्स के चैप्टर का, और फिर इसी में थोड़ा बहुत रीडॉक्स, थोड़ा बहुत बाकी चीजें फिट करेगा। तो वो कहता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैन बी यूज्ड टू डिटरमिन द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स सच एज लेड, निकल एंड सिल्वर। अब देखो वो कहता है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को यूज किया जा रहा है to determine the order of reactivity of metals such as lead, nickel and silver. अच्छा, अब कहता है the ionic equation for a displacement reaction is shown. अब देखो बच्चों ये निकल और लेड ये वो इस तरह से प्रोड्यूस हो रहा है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कि सॉलिड निकल ने लेड आयंस को सॉलिड लेड बना दिया है और खुद निकल आयंस बन के चली गई, ये किस बात की निशानी है कि निकल और लेड में से हु इज मोर रिएक्टिव? देखिए निकल ने आके लेड आयंस को सॉल्यूशन से किक आउट करके सॉलिड बना दिया और खुद वो लेड आयन निकल आयंस बन के सॉल्यूशन में चला गया। तो इससे साबित ये हुआ कि निकल जो है दिस इज मोर रिएक्टिव एंड लेड जो है दिस इज कंपैरेटिवली लेस रिएक्टिव, तभी ये रिएक्शन हुआ है। यस, अगर आगे एरो के नो रिएक्शन लिखा होता तो इसका मतलब है कि ये एलिमेंट जो डाला गया सॉलिड फॉर्म में ये इस एक्वस आयन से लेस रिएक्टिव था, इसलिए वो उसे डिस्प्लेस नहीं कर पाया। खैर आगे क्या कहता है कि द आयनिक हाफ इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन आर शोन। निकल कहता है ये बन रहा है और लेड जो है वो कहता है ये बन रहा है। ये वो आयनिक इक्वेशंस, हाफ आयनिक इक्वेशंस हैं। कहता है द आयनिक हाफ इक्वेशंस शो दैट इलेक्ट्रॉन्स आर डोनेटेड बाय द निकल एटम्स and accepted by the lead ions. Identify the reducing agent in the displacement reaction. Give a reason for your answer. अब इसमें reducing agent कौन है और reason क्या है?
यार इसका तो मैंने आपको एक तरीका बताया था। देखो जरा मुझे एक बात बताइए बच्चों कि ये जो रिएक्शन है निकल का, जरा गौर से देखना कि ये निकल जो है, इज दिस निकल लूजिंग द 2 इलेक्ट्रॉन्स? क्या ख्याल है, निकल इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहे हैं? देखो सॉलिड निकल निकल आयंस बना रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। तो जब ये निकल इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है, ठीक है जी, अगर ये इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है तो ऑयल का लफ्ज याद है कि ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो निकल अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर रहा है तो इसका मतलब है कि निकल इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन। निकल इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन। क्या ख्याल है? निकल अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीडाइज हो रहा है। और लेड देखो, लेड इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है। लेड की आयंस इधर से प्लस कर रही हैं, अपने अंदर इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहे हैं। तो ऑयल रिग रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका मतलब है कि पी बी इज अंडरगोइंग रिडक्शन। आपको वो शॉर्ट टेक्निक याद है बच्चों कि जो प्रोसेस होगा अगर निकल इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन, तो इसका मतलब है कि निकल जो है वो एक्चुअली एजेंसी तो प्रोसेस के उलट होगी। तो निकल जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। देखो इस तरह से जानना होता है कि निकल इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है तो ऑयल का लफ्ज शो करता है कि ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो चीज इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगी इट मींस इट इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन। अब अगर निकल ऑक्सीडेशन से गुजर रहा है तो होगा ये रिड्यूसिंग एजेंट, होगा ये रिड्यूसिंग एजेंट। और इसी तरह से अब देखो ये लेड जो है, लेड जो है वो इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है। तो इसका मतलब है लेड इज अंडरगोइंग रिडक्शन। अगर लेड इज अंडरगोइंग रिडक्शन तो इसका मतलब है कि लेड जो है वो है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेड जो है वो होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो लेड जो है वो बच्चों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। यहां तक सबको क्लैरिटी है? ये गौर कीजिएगा कि निकल इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन, ठीक है, बट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। लेड इज अंडरगोइंग रिडक्शन बट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अब वो हमें कहता है कि दी आयनिक हाफ इक्वेशन से तो ये बात होगी। अब सवाल ये था कि आइडेंटिफाई द रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट तो कौन निकल आया? तो रिड्यूसिंग एजेंट हम बोलेंगे कि ये निकल था हमारे पास, ठीक है। और रीजन क्या है बोलो? अब देखो इसकी ना मार्क्स स्कीम्स के मुताबिक जो रीजंस के अल्फाज हैं ये बड़े टू द पॉइंट आपने इस तरह याद रखने हैं कि देखिए हमने क्या बोला कि जी निकल इसमें रिड्यूसिंग एजेंट। वजह क्योंकि इट लूजेस और डोनेट्स इलेक्ट्रॉन्स। तो चूंकि हमने इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पहचाना ना कि ये क्या हो रहा था। क्यों जी? क्या बच्चों हमने यहाँ इलेक्ट्रॉन्स के लॉस की फॉर्म में ही नहीं देखा? तो जो चीज भी इलेक्ट्रॉन्स लूज करे इट इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट। तो यही इलेक्ट्रॉन्स का लॉस की बात, इसका रीजन बता दो कि जी रिड्यूसिंग एजेंट निकल है। रीजन बिकॉज इट लूजेस इलेक्ट्रॉन्स। तो ये इसका जवाब लिखने का तरीका। देखो डिस्कशन हो रही है तो अब तो आसान लग रहा है, अब तो मुश्किल नहीं लग रहा। तो ये इधर आपने इस सेंस में बताना। अच्छा अगर यही सवाल वो बोलता कि इनमें से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, तो आप बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम अपनी सारी वर्किंग करके वो लेड है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेड है। और वो क्यों है ऑक्सीडाइजिंग? रीजन बिकॉज इट इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। बस इस तरह आप इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बता दो। लेकिन केमिकल रिएक्शन से बताना हो तो याद है वो फिर उसमें हम चार्जेस के थ्रू भी बताते थे। तो इधर तो चलो इलेक्ट्रॉन्स का चूंकि जिक्र यहाँ ऑब्वियस है तो हमने उसके थ्रू इसको कर लिया। अब जरा देखिए इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, कहता है व्हाट इज द जनरल टर्म गिवन टू द टाइप ऑफ रिएक्शन इन व्हिच इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन स्पीशीज टू द अदर।
What is the general term given to the type of reaction in which electrons are transferred from one species to the other? क्या होता है जी इस रिएक्शन की टाइप का नाम? अभी ऊपर क्या कर रहे थे, जब एक अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके दूसरे को गेन करा रहा है, तो ये कौन सा टाइप का रिएक्शन है? बोलो भाई। यस, रिडॉक्स रिएक्शन। चलिए, तो एक आधा सवाल तो चलो थोड़ा सा ट्रिकी होता ही है, तो ये आसान सा सवाल था। तो इसमें जब एक रिएक्शन में देखो ना, ये हमने रिड्यूसिंग, जब एक चीज ऑक्सीडेशन हो रही है, एक रिडक्शन हो रही है, तो इसका मतलब है कि ये एक रिडॉक्स रिएक्शन की मिसाल है। तो इसमें ये जो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है वही लेड जो है गेन करके खुद को सॉलिडिफाई कर लेता है। तो बेसिकली ये एक रिडॉक्स रिएक्शन की मिसाल है। जो प्रॉब्लम्स आपको हुए थे पहली अटेम्प्ट में, उनको एक दफा दोबारा से रीडू करें ताकि मसले समझ आए कि कहाँ पे प्रॉब्लम आपको होता है। टेस्ट दोबारा से करो। अच्छा, अब आइए जरा, इसमें कहता है द आयनिक इक्वेशन फॉर अनदर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज शोन। कहता है जी आयनिक इक्वेशन है फॉर अनदर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये लेड है, 2 सिल्वर है, 2 सिल्वर और ये लेड। तो देखिए, वाकई अगर लेड आकर सिल्वर को आयनिक फॉर्म से सॉलिड में ले जाता है और खुद को आयंस बना लेता है, तो इट मींस लेड ज्यादा रिएक्टिव है सिल्वर से। कहता है राइट द 2 आयनिक हाफ इक्वेशंस फॉर दिस रिएक्शन। तो बच्चों मुझे एक बात बताओ कि इसकी 2 आयनिक हाफ इक्वेशंस अब कैसे लिखें? देखो ऊपर उसने एक क्लू दिया हुआ है आपको। मुझे एक बात बताओ, आयनिक हाफ इक्वेशंस इसकी बनाना कोई मुश्किल नहीं है। जरा देखिए, लेड क्या कर रहा है, सॉलिड से 2+ की आयन बन रहा है। देखो इसका बड़ा आसान सा टेक्निक है। मुझे बताएं कि ये लेड क्या कर रहा है, ये सॉलिड से Pb2+ आयन बन रहा है। तो कैसे ये 2+ आयन बन सकता है? 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने से या गेन करने से? बोलो। ये लेड जो है, सिंपल लेड से 2+ का आयन बन रहा है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2+ का आयन 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने से बनता है। तो इसकी आयनिक हाफ इक्वेशन आप बस ऐसे बना लो कि जी लेड क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा और बनाएगा लेड की 2+ आयन। ठीक है जी, इस तरह से बस आप न्यू दिखा देनी। और इस दूसरे की आयनिक हाफ इक्वेशन कैसे बनी? अब देखो, सिल्वर पॉजिटिव आयन से सिल्वर सॉलिड बन रहा है। पॉजिटिव आयन का मतलब है ये लूज करके बैठा हुआ है। अगर वही लॉस्ट इलेक्ट्रॉन्स इसको गेन करा लिया जाए तो ये सिल्वर सॉलिड नहीं बन जाएगा। तो आपने यहाँ पे ये देखना है कि ये 2Ag पॉजिटिव है ना। अब इस 1+ का मतलब है ये एक लूज करके बैठा हुआ है। चूंकि 2 सिल्वर हैं तो फिर ये टोटल 2 जो लूज करके बैठा हुआ है वही इसे गेन करा लेंगे, तो ये 2Ag सॉलिड यहां से यूं बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे। अब अच्छा, ये इक्वेशन नंबर 2 में ना उसने बैलेंसिंग भी शायद देखिए ना की हो, तो बैलेंसिंग के बगैर भी आप ये दिखा सकते हो वैसे, क्योंकि अलग अलग आयनिक हाफ इक्वेशन है। तो आप इसको यूं भी दिखा सकते थे कि सिल्वर आयंस जो है ये एक ही इलेक्ट्रॉन गेन करके सिल्वर का सॉलिड। जी बिल्कुल, ऐसे ही कर सकते हैं। आयनिक हाफ इक्वेशन में आप बेशक सिंगल सिंगल का बताएं। ठीक है, तो ये समझे। इसी से देखो, लेड सॉलिड से बन रहा है 2 पॉजिटिव आयन, तो आपने लेड सॉलिड से 2 इलेक्ट्रॉन लूज करा के Pb2+ आयन बना लिया। और ये सिल्वर आयंस जो हैं ये आकर आपको सिल्वर सॉलिड बना रहा है। ठीक है, तो ये सिल्वर आयंस जो हैं ये बेसिकली सिल्वर सॉलिड बना रहा है। तो ये सिल्वर आयन प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Ag। ठीक है जी। तो अब जरा देखिए, कहता है यूज द इंफॉर्मेशन इन A part and B part to put the 3 metals lead, nickel and silver in order of reactivity। देखो यार, अब आपने ऊपर पीछे जो देखा, यहाँ पे मुझे बताओ, निकल जो है वो लेड को डिस्प्लेस कर रहा है ना। तो निकल मोर रिएक्टिव था, लेड लेस रिएक्टिव। तो निकल जो है वो, इस रिजल्ट से तो हमें ये समझ आया, इस रिएक्शन से
कि देखिए अगर निकल आकर इसको डिस्प्लेस कर रहा है तो इट मींस कि निकल इज मोर रिएक्टिव एंड लेड जो है दिस विल बी लेस रिएक्टिव। ठीक है, निकल मोर रिएक्टिव है, ये लेस रिएक्टिव है। और फिर इधर देखो लेड जो है वो सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव है। देखो ना, लेड आकर सिल्वर को डिस्प्लेस कर रहा है, तो इसका मतलब लेड इज मोर रिएक्टिव, सिल्वर इज लेस। तो लेड अगर मोर रिएक्टिव है तो सिल्वर तो फिर वैसे भी हमें पता है ये सबसे इधर आएगा, तो ये लीस्ट रिएक्टिव की कैटेगरी में आएगा। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव निकल है, फिर लेड है और फिर सिल्वर। तो निकल, लेड और सिल्वर इस ऑर्डर में मोस्ट रिएक्टिव हमने ऊपर लिखना है। तो निकल, लेड एंड सिल्वर लीस्ट रिएक्टिव नीचे आ जाए। तो देखिए इसका हम कंपैरिजन कर लेते हैं कि देखिए मोस्ट रिएक्टिव उसने भी दिया हुआ है निकल, फिर लेड है, फिर सिल्वर। ठीक है, एफ पार्ट में देखिए कहता है when chlorine gas is passed through aqueous potassium bromide a redox reaction occurs। याद है बच्चों, redox reaction वो होता है जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली होती है। अच्छा, इसका मैंने आपको एक और भी तरीका बताया था कि इन टर्म्स ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी आप बता सकते हो कि उसके साथ क्या प्रोसेस हो रहा है, और फिर चार्जेस के थ्रू भी आप बता सकते हैं। लेकिन आपने रिसेंट ईयर में नोटिस किया मार्क्स स्कीम्स के अंदर वो इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा जवाब देते, तो आप इलेक्ट्रॉन्स की लॉस और गेन की टर्म्स में आंसर बेशक आईजीसीएसई में कर लें, वो ज्यादा बेहतर। तो देखिए अब उसने कहा कि write an ionic half equation showing what happens to the chlorine molecules Cl2 in this reaction। जरा बच्चों गौर कीजिए कि देखें इसमें आपको याद है रिडॉक्स में बताना हो तो आप इसमें देखो इसका चार्ज फिलहाल 0 है, ब्रोमाइड का 1 नेगेटिव है, क्लोराइड 1 नेगेटिव हो गया और अब इधर ब्रोमीन 0। वो कह रहे हैं कि आपने राइट एन आयनिक हाफ इक्वेशन, she says write an ionic half equation showing what happens to the chlorine molecules in this reaction। जरा बच्चों मुझे ये बताओ कि क्लोरीन क्लोराइड आयन बन गया, क्लोरीन जो है वो क्लोराइड आयन बन गया, तो बताओ फिर इस स्टोरी को कैसे लिखें। कि देखिए क्लोरीन जो है क्लोराइड आयन कैसे बनेगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन। तो आपको ये देखना है कि देखिए क्लोरीन ने यहां से 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए होंगे तो ही ये 2 मोल्स ऑफ क्लोराइड आयंस बने। तो आपने सिंपली ये देखना है कि क्लोरीन यहां से क्लोराइड आयन बनता जा रहा है, तो क्लोरीन न्यूट्रल एटम जो है वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल जब आयन बनेगा 1 नेगेटिव, तो इसका मतलब वो गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से ही नेगेटिव आयन बनती है। तो ये आपने इसको इधर से यूं करके दिखाना था। तो अगर आप इसको मैच करें तो देखिए इसका जो जवाब है, इफ यू क्लोजली लुक इनटू इट, तो देखिए ये आपके पास ऐसे आ रहा है कि Cl2 दिया हुआ है और +2 इलेक्ट्रॉन्स, एरो ये आपके पास 2Cl नेगेटिव है। ठीक है, तो इस तरह से आपने बताना था कि इसके साथ क्या होगा। खैर आगे कहता है एक्सप्लेन व्हाई द ब्रोमाइड आयंस एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन दिस रिएक्शन। देखो वो कह रहा है बताइए ब्रोमाइड आयंस एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट क्यों कर रहे हैं। बड़ी सीधी बात है, देखिए आपको ये मुझे बताना है कि सबसे पहले गौर कीजिए कि ब्रोमाइड आयंस जो है, ब्रोमाइड आयंस इधर नेगेटिव थे और इधर 0 हो गए। देखिए ब्रोमाइड आयंस न्यूट्रल हो गए तो इसका मतलब है कि जब इधर ये ब्रोमाइड आयंस थे तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करके बैठे हुए थे, जब ये इलेक्ट्रॉन्स गेन करके बैठे हुए थे तो जाहिर है ये इलेक्ट्रॉन्स लूज करके ही वापस वो ब्रोमीन बने होंगे। तो इसका मतलब है कि ब्रोमाइड जो है अगर इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहे हैं तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑक्सीडेशन। इसका मतलब है कि दे आर अंडरगोइंग द ऑक्सीडेशन प्रोसेस, यानी दे आर बीइंग ऑक्सीडाइज्ड। तो आपको याद है कि प्रोसेस जो होता है, मैंने एक टेक्निक बताई थी कि एजेंसी उसके उलट होती है कि वो एक्ट करेगा एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इस रिएक्शन, बट उसके साथ ऑक्सीडेशन हो रही है लेकिन एक्ट वो रिड्यूसिंग एजेंट करेगा। तो उसने बोला एक्सप्लेन व्हाई ब्रोमाइड आयंस एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन दिस रिएक्शन। देखिए अब आपको जवाब तो पता है कि क्या करना है, बट कई दफा आपको आंसर्स लिखने नहीं आ रहे होते, तो इसके लिए जरा मार्क्स स्कीम्स का सहारा इसलिए लेने चाहिए आपको, ताकि क्लैरिटी से पता हो कि बात क्या लिखनी। तो देखिए हमने क्या बोला था, ब्रोमाइड आयंस लूज इलेक्ट्रॉन्स, याद है ब्रोमाइड लूज कर रहे हैं ना इलेक्ट्रॉन्स, तो दे आर ऑक्सीडाइज्ड। अच्छा, लूज करके वो ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, इसीलिए दे आर एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो इस रिड्यूसिंग एजेंट होने का मतलब भी आपने उसी सेंस में बताना है। तो आपने बोलना है जी कि सिंस ब्रोमाइड आयंस, since Br ions lose electrons,
ठीक है, तो ये चूंकि लूज कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, सो अंडरगो ऑक्सीडेशन, हेंस रिड्यूसिंग एजेंट। इसका जवाब भी ऐसे ही लिखना होता है जी कि ये हेंस इसलिए ये रिड्यूसिंग एजेंट ये आ रहा है। आप फुल वर्ड लिखना, रिड्यूसिंग एजेंट।